क्या आप जानते हैं ये लगभग निश्चित है कि एक दिन दुनिया की हर प्रजाति का अंत हो जाएगा। वैज्ञानिकों की माने तो दुनिया में अब तक पाए जाने वाले सभी प्राणियों में से करीब 99% विलुप्त हो चुके हैं। दुख की बात है, मुझे पता है, लेकिन शायद विलुप्ति हमेशा के लिए नहीं होती जैसा कि हम पहले मानते थे। शुक्र हो बायोटेक्नोलॉजी में होने वाली तरक्की का, जिसके चलते बहुत से जानवर आज विलुप्ति से लौटने की कगार पर आ गए हैं। समय कुछ ऐसी अविश्वसनीय प्रजातियों के बारे में जानने का जो शायद हमारे बीच में फिर से वापसी कर सकती हैं। वुली मैमथ। ये तो आपने सुना होगा कि ध्रुवों की सारी बर्फ पिघल रही है और हम इंसानों का भविष्य खतरे में है। खैर, इसका एक बड़ा दिलचस्प समाधान हो सकता है। वुली मैमथ को फिर से वापस लाना। ये विशाल जीव 12 फीट तक लंबे और 8 टन तक भारी होते थे, यानी 4.5 कारों जितना भारी। किसी जमाने में मैमथ के पूरे झुंड पूरे स्टेपी में फैले हुए थे। घास के मैदान जो यूरोप और एशिया से लेकर उत्तरी अमेरिका तक फैले हुए थे। ठीक है, माना कि वो बहुत ही शानदार जीव थे, लेकिन ये जलवायु परिवर्तन से लड़ने में मददगार कैसे साबित होंगे? बात ऐसी है कि आर्कटिक टुंड्रा का पूरा इलाका पर्माफ्रॉस्ट से ढका हुआ है। ऐसी जमीन जो कम से कम 2 सालों तक पूरी तरह जमी रहती है, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग के चलते पर्माफ्रॉस्ट पिघलना शुरू हो गई है। जब पर्माफ्रॉस्ट पिघलती है तो वायुमंडल में कार्बन छोड़ती है, जिससे जलवायु परिवर्तन का असर और तेज हो जाएगा और बड़े पैमाने पर प्रजातियों की विलुप्ति होगी। भूभौतिकविद डॉक्टर सर्गेई जिमोव का मानना है कि अगर टुंड्रा को फिर से घास के मैदान में बदल दिया जाए, जैसा कि ये मैमथ के जमाने में होते थे, तो पर्माफ्रॉस्ट को पिघलने से रोका जा सकता है। भारी पैरों वाले शाकाहारी जीवों के भार तले जमीन के अच्छे से रौंदे जाने के कारण सर्दियों के मौसम में पर्माफ्रॉस्ट ज्यादा गहराई तक जम जाती है। फिर जब गर्मी आती है तो घास की परत पर्माफ्रॉस्ट को पिघलने से बचाती है। यानी हमें बस मैमथ को ढूंढने की जरूरत है। ये काम इतना कठिन है क्या? इन जानवरों को वापस लाना कोई छोटी बात नहीं है, लेकिन डॉक्टर जॉर्ज चर्च इस काम के लिए अपनी कमर कस चुके हैं। चर्च करोड़ों डॉलर नेटवर्थ वाली टेक्सास स्थित कंपनी कोलोसल बायो इंसेजेस के संस्थापक हैं, जो कि तरह तरह के विलुप्त प्राणियों को वापस लाने की फिराक में है। उम्मीद है कि वो जुरासिक पार्क जैसी गलतियां नहीं करेंगे। चर्च का प्लान है कि हाथी और मैमथ का एक हाइब्रिड बनाना, जिसे आर्कटिक टुंड्रा में बसाया जा सके। असल में ये जानवर कोई मैमथ नहीं होगा, क्योंकि इसका केवल 1% डीएनए ही मैमथ का होगा। यानी ये एक तरह का आर्कटिक हाथी जो टुंड्रा में आराम से विचरण कर पाएगा। इसके लिए उन्हें मैमथ डीएनए की जरूरत पड़ेगी, जिसे हासिल करना बहुत मुश्किल नहीं है, क्योंकि ये प्रजातियां पृथ्वी से बहुत ही रिसेंटली गायब हुई हैं। मैमथ का आखिरी झुंड 1650 ईसा पूर्व में गायब हुआ था, यानी गीजा के पिरामिडों को बनाए जाने के पूरे 1000 साल बाद। आज मैमथ का सबसे करीबी रिश्तेदार है एशियाई हाथी। चर्च एक मादा एशियाई हाथी के अंडाणु से डीएनए निकालकर उसकी जगह मैमथ जैसा डीएनए इंसर्ट करेंगे। फिर हाथी मैमथ के इस भ्रूण को एक अफ्रीकी हाथी सरोगेट मां की कोख में रखा जाएगा। क्लोनिंग की कठिनाइयों और कुछ लोगों द्वारा उठाए गए नैतिक आपत्तियों के बावजूद कोलोसल का दावा है कि 2027 तक वे हाथी मैमथ का बछड़ा तैयार कर लेंगे। मुझे पता है कि मुश्किल से एक पौधे की देखभाल मैं कर पाता हूँ, लेकिन ठीक है, एक पालतू मैमथ रखना भला कौन नहीं चाहेगा, है ना? तस्मेनियन टाइगर। ऑस्ट्रेलिया दुनिया के सबसे अद्भुत जीवों का घर है, या यूं कहें कि यूरोपियन लोगों के आने तक तो ऐसा ही था। उपनिवेशवादी लोग इलाके के वन्य जीवों के प्रति कुछ खास दयालु नहीं थे और उनके द्वारा खत्म की जाने वाली एक प्रजाति थी थाइलेसीन। तस्मेनियन टाइगर नाम से जाने जाने वाली यह प्रजाति तस्मेनियन डेविल से बिल्कुल अलग थी। ये मांसाहारी मार्supial किसी जमाने में न्यू गिनी, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिणी तस्मानिया पाया जाता था। ये एक रात्रिचर था और कंगारू समेत दूसरे जानवरों का शिकार करता था। थाइलेसीन का उत्पीड़न शुरू हुआ जब किसानों ने उन्हें मवेशियों को मारने का दोषी बताना शुरू कर दिया। हालांकि इस तरह के दावे काफी बढ़ा चढ़ाकर किए गए। 1936 में होबार्ट चिड़ियाघर में बंद आखिरी थाइलेसीन की देखभाल की कमी के चलते मौत हो गई। फिर हालात और ज्यादा खराब हो गए। किसी इकोसिस्टम से टॉप प्रेडेटर को हटाने से पर्यावरण पर बहुत बुरा असर पड़ता है, जिसे ट्रॉफिक डाउनग्रेडिंग भी कहा जाता है। थाइलेसीन बीमार और मरते हुए जानवरों का शिकार करके जंगल में बीमारियों को नियंत्रण में रखता था। उनके विलुप्ति होने के बाद क्षेत्र में बीमारियां बढ़ गईं, जैसे कि भयानक डेविस फेस ट्यूमर, जो कि तस्मानियाई डेविल्स में तेजी से फैल गया। शिकारियों के बिना चूहे और पक्षी पेड़ पौधों को हद से ज्यादा चढ़ने लगे, जिससे जंगल उजड़ने लगे और आग लगने की घटनाएं बढ़ गईं। और सबसे ज्यादा बढ़कर यूरोपियंस द्वारा लाई गई आक्रामक प्रजातियां शिकारियों के अभाव में लोकल प्रजातियों के शिकार के फल फूल कर नियंत्रण से बाहर हो गईं। परिणाम स्वरूप किसी भी दूसरे देश के मुकाबले ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा स्तनधारी विलुप्त हो गए। यहाँ तक कि विलुप्त होने वाले सभी स्तनधारियों में से 35% केवल ऑस्ट्रेलिया के हैं। लेकिन बहुत से लोगों का मानना है कि इस समस्या से बचा जा सकता है। कोलोसल संरक्षित नमूनों की मदद से तस्मानियन टाइगर को विलुप्ति से वापस लाने के लिए मेलबर्न यूनिवर्सिटी और टाइगर रिसर्च सेंटर के साथ मिलकर काम कर रही है। प्रजाति के विलुप्त होने से पहले थाइलेसीन के कई भ्रूण और बच्चों को किसी डरावने अचार की तरह अल्कोहल में संरक्षित करके रखा गया था। 2018 में थाइलेसीन रिटर्न प्रोग्राम के अध्यक्ष डॉक्टर एंड्रयू पास्क ने ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया संग्रहालय में संरक्षित एक 108 साल पुराने नमूने की मदद से थाइलेसीन के फुल जीनोम की सीक्वेंसिंग को पूरा कर लिया। तस्मेनियन टाइगर के करीबी रिश्तेदार डेजी रूट की स्टेम कोशिकाएं लेकर उन्हें थाइलेसीन कोशिकाओं में बदलने के लिए जीन एडिटिंग का सहारा लिया गया। फिर कोशिकाएं एक हाइब्रिड भ्रूण का निर्माण करेंगी, जिसका फिर एक कृत्रिम गर्भ या डेसिरूट सरोगेट में गर्भाधान कराया जाएगा।
परिस्थितिकी तंत्र को दोबारा संतुलित करने में मदद करने के लिए इन जानवरों को फिर से तस्मानिया में आबाद किया जाएगा। उम्मीद है कि इस दूसरे चांस में थैलेसन अच्छी तरह से फैलेंगे फूलेंगे। क्या आप जानते हैं परिस्थितिकी तंत्र के लिए और क्या अच्छा रहेगा? लाइक और सब्सक्राइब बटन को दबाना ताकि जानवरों से जुड़े मजेदार पर्यटक आपको साल भर मिलते रहे। क्या ऐसा कोई प्राणी जिसे आप लुप्ति से वापस आते हुए देखना चाहेंगे? नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पिग्मी पॉसम। अगर आप ऑस्ट्रेलिया के माउंट होथम स्की रिजॉर्ट की यात्रा पर जाएं तो शायद आपको माउंटेन पिग्मी पॉसम देखने को मिल जाए। अंगूठे जितना बड़ा ये प्यारा सा प्राणी इतना दुर्लभ है कि लंबे समय तक ये सिर्फ अपने जीवाश्म के जरिए ही बनाना जानता था और विलुप्ति प्रजातियों में माना जाता था, जब तक कि ये साल 1966 में एक स्की लॉज में रखे लकड़ियों के ढेर में नहीं देखा गया। ये साल के 7 महीने बर्फ के नीचे बने बिलों में सोता हुआ बिताता है और सर्दियों के लिए इकट्ठा किए गए भोजन के भंडार में से कुछ खाने पीने के लिए कभी कभार ही जागता है। केवल बसंत के मौसम में ही वे पूरी तरह से बाहर निकलते हैं ताकि अपना पेट अच्छे से भर सकें, खुद के लिए एक सही साथी की तलाश कर सकें। ये तो कुछ मेरे जैसा लगता है भाई। उनके आहार में अकशेरुकीय, खासकर टेस्टी बोंगोंग वर्म और बीज बेरी वगैरह शामिल होते हैं। अगर हम उन्हें इस वीडियो में दिखा रहे हैं तो जाहिर है कि दुनिया में उनकी तादाद ज्यादा नहीं बची होगी। एक अनुमान की माने तो जंगलों में अब 2000 से भी कम पिग्मी पॉसम बचे हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया में स्की रिजॉर्ट्स की वृद्धि ने उनके पर्यावरण को काफी नुकसान पहुंचाया, जिससे उनकी प्रजनन प्रक्रिया प्रभावित हुई। खास करके नरों को पॉसी प्राप्त करने के लिए ऊपर पहाड़ पर जाने में दिक्कत होती है। वहीं बेचारे पॉसम जंगली बिल्लियों और लोमड़ियों जैसे शिकारियों के लिए खाने का एक आसान जरिया साबित होते हैं। सूखे के कारण अब बोगोंग वर्म भी यहाँ ज्यादा नहीं पाए जाते हैं, जैसे कि इतना काफी ना रहा हो। ग्लोबल वार्मिंग के चलते उन्हें अपना बिल बनाने के लिए पर्याप्त बर्फ नहीं मिल पाती। बर्फ की चादर के बिना उनके बिल का तापमान 96 डिग्री फ़ारेनहाइट से गिरकर 35 डिग्री फ़ारेनहाइट तक आ जाता है, जिससे शीत निद्रा के दौरान ज्यादा ठंड लगने से उनकी मौत हो जाती है। पोसम की तादाद में इतनी भारी गिरावट आई है कि न्यू साउथ वेल्स यूनिवर्सिटी के डॉक्टर माइकल आर्चर ने मामले में दखल देने का फैसला किया। आर्चर ने उन्हें फिर से पहाड़ों में छोड़ने का जोखिम नहीं उठाना चाहा, क्योंकि जलवायु परिवर्तन के कारण ये पहाड़ अभी भी जोखिम में थे, लेकिन शायद उन्हें इसका समाधान मिल गया था। उन्होंने पाया कि पोसम के पूर्वज 15 से 25 मिलियन वर्ष पहले तक तराई के जंगलों में रहा करते थे, तो क्यों ना पहाड़ में रहने वाले कुछ पॉसम्स को मैदान में बसाने की कोशिश की जाए। आर्चर का कहना है कि बिना पूरी तैयारी किए पॉसम को सीधे जंगलों में नहीं छोड़ा जाएगा, नहीं तो वे बेचारे बड़े कंफ्यूज हो जाएंगे। उनका कहना है कि प्रजनन केंद्र में रहने वाले पॉसम काफी बदल चुके हैं, क्योंकि वो नई तरह का खाना खा रहे हैं और कुछ तो शीत निद्रा की प्रक्रिया को पूरी तरह से भूल गए हैं। आर्चर उनकी टीम इन जानवरों को जंगल में धीरे धीरे छोड़ेगी और एक्सपेरिमेंट से अच्छे से निगरानी करेगी। अब ये तो समय बताएगा कि ये पॉसम जंगलों में दोबारा से फल फूल पाएंगे या नहीं। मुंह से बच्चे देने वाला मेढक। जन्म देना कितना तकलीफ भरा होता है ना लेडीज? क्या आपने कभी चाहा है कि आप अपने अंडे को मुंह से खाकर भ्रूण को अपने पेट में बड़ा कर सकें, फिर उन्हें मुंह से ही जन्म दे डालें? नहीं ना। सच में आप औरतों कोई नहीं समझ सकता। सदर्न गैस्ट्रिक ब्रूडिंग फ्रॉग की खोज 1972 में क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया में की गई थी और इस प्रजनन प्रक्रिया में वाकई बड़ी विचित्र चीज देखने को मिलती है। 1974 में सरीसृप विज्ञानी माइकल टायलर ने पता लगाया कि ये मेढक कैसे प्रजनन करते हैं। सबसे पहले माँ अपने सारे अंडों को निगल जाती है। अंडों को फटने से रोकने के लिए उसका पेट गर्भाशय में बदल जाता है, जहाँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड का उत्पादन फौरन बंद हो जाता है। इसके बाद करीब 6 हफ्तों तक वो कुछ भी खा पी नहीं पाते। बाप रे, यहाँ मैं सिर्फ नाश्ता ना करूँ तो भूख से मरने लगता हूँ। इसके बाद माँ के अंदर 20 से 25 टैडपोल अंडे से निकलते हैं। जैसे जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं, माँ का पेट इतना फूल जाता है कि उसके फेफड़ों के लिए जगह नहीं बचती, तो वो अपनी त्वचा के जरिए सांस लेना शुरू कर देती है। अंत में जब बच्चे पूरी तरह से मेढक बन जाते हैं तो माँ उन्हें मुंह से उगल देती है। अफसोस कि ये अद्भुत उभयचर 1983 में विलुप्त हो गए, जब कैद में रखा प्रजाति का आखिरी मेढक मर गया। इसके कुछ ही समय के बाद 1985 में नॉर्दर्न गैस्ट्रिक ब्रूडिंग फ्रॉग भी विलुप्त हो गया। ये मेढक जंगलों की कटाई, खरपतवार और जंगली सुअर जैसी आक्रामक प्रजातियों और दुनिया भर में 90 से अधिक उभयचर प्रजातियों को खत्म करने वाली चिड्रिक कवक जैसी भयानक बीमारी के कारण विलुप्त हुए थे। ये महसूस करते हैं कि ये जानवर इतिहास के पन्नों में दफन किए जाने के लिहाज से बहुत अच्छे थे। डॉक्टर माइकल आर्चर जी हाँ, फिर से उन्हें क्लोनिंग के जरिए फिर से जिंदा करने का फैसला करते हैं। उन्होंने टायलर से संपर्क किया, जिन्होंने मेढक के कुछ पुराने टिश्यू सैंपल उपलब्ध कराए। इसके बाद टीम ने गैस्ट्रिक फ्रॉग के डीएनए को उनके सबसे करीबी रिश्तेदार बार्ड फ्रॉग के अंडे में डाल दिया। लेकिन समस्या यह है कि बार्ड फ्रॉग साल में केवल एक बार अंडा देते हैं। आर्चर ने निराश होकर बताया, कई बार हम अंदर गए और मेढक अंडे नहीं दे रहे थे। साल भर का काम यूं ही खत्म हो गया। मोहम्मद जैसे विलुप्त होने वाले अन्य जानवरों से अलग मेढक कोई सामाजिक प्राणी नहीं होते, जिसे सर्वगेट माँ जैसी जटिल चीजों की जरूरत नहीं पड़ती। 1 से 2 इंच लंबाई के साथ ही मेढक काफी छोटे होते हैं, जिन्हें लैब में आसानी से बड़ा किया जा सकता है। 2011 में आर्चर ने सफलतापूर्वक मेढक का एक भ्रूण तैयार किया और अगर किस्मत अच्छी रही तो जल्दी हम किसी मदर फ्रॉग को मुंह से बच्चों की उल्टी करते हुए देख पाएंगे। मुर्गी सॉरस। क्या आप जानते हैं राक्षस जैसे भयानक मांसाहारी टाइनोसोरस रेक्स का सबसे करीबी रिश्तेदार सीधी सादी मुर्गी है? इतना ही नहीं, मुर्गियां उन भयानक छिपकलियों को विलुप्ति से वापस लाने में हमारे काम आ सकती हैं। 2015 में वैज्ञानिक डॉक्टर भरत अंजन भुल्लर और डॉक्टर अरहत अफजानोव ने बताया कि उन्होंने चिकन भ्रूण की चोंच को रिवर्स इंजीनियर करके वापस डायनासोर जैसे थूथन में बदलने का एक तरीका सोच लिया है। किसी पक्षी की चोंच प्रेमेक्सिला से बनी होती है, जो जबड़े के अगले हिस्से पर मौजूद हड्डियों की 2 छोटी छोटी प्लेट्स होती हैं, और हमारे अन्य जानवरों में प्रेमेक्सिला सामने वाले दांतों की जगह पर बनाए रखता है। जैसे जैसे पक्षियों का विकास हुआ, प्रेमेक्सिला बड़े होते गए, आपस में जुड़कर चोंच
चोंच बन गए। जब पक्षी का एक भ्रूण होता है उसका चेहरा पहचानने लायक नहीं होता तो उसके चेहरे के बीच में कोशिकाओं का एक झुंड एक ऐसा प्रोटीन विकसित करता है जो आगे चलकर चोंच का निर्माण करता है। भुल्लर और अब्जानोव ने परिकल्पना की कि अगर किसी तरह भी मुर्गी के भ्रूण में दूसरे जानवरों की तरह प्रोटीन विकसित कर सके तो भ्रूण बिना चोंच वाला पक्षी बन जाएगा। चोंच की जगह उनके शरीर पर उनके डायनासोर पूर्वजों की तरह खोपड़ी होगी। वैज्ञानिकों ने भ्रूण के चेहरे के बीच में कुछ सूक्ष्म मोती जड़ दिए। मोतियों ने ऊतकों में ऐसे रसायन छोड़े जो चोंच बनाने वाले प्रोटीन में उत्पन्न होने में अड़चन बनने लगे। जैसा कि अनुमान लगाया गया था, भ्रूण में चोंच के बजाय दो अलग अलग प्रोमेक्सला विकसित हुए, बिल्कुल डायनासोर के थूथन की तरह। ध्यान रहे कि ये भ्रूण कभी पैदा नहीं हुए। भुल्लर कहते हैं, हमारी रुचि चोंच की विकास प्रक्रिया समझने में थी, ना कि सिर्फ नाम के लिए डायनासोर जैसी कोई मुर्गी पैदा करने में। लेकिन कोई व्यक्ति जो ऐसी चीजों में दिलचस्पी रखता है वो है मोंटाना स्टेट यूनिवर्सिटी में जीवाश्म विज्ञान के प्रोफेसर डॉक्टर जैक हॉर्नर। उस नर्सरी राइम से उलट इस जैक हॉर्नर को क्रिसमस पाई में कम से कम जेनेटिक्स के साथ खेलकर मुर्गी सौर बनाने में ज्यादा रुचि है। हॉर्नर के मुताबिक ऐसा प्राणी बनाने के लिए 4 चीजें बदलनी पड़ेंगी: जानवर के दांत, एक लंबी पूंछ, उसके पंखों को मोड़कर भुजाएं बनाना पड़ेगा। तो फिर हॉर्नर मुर्गी सौर जैसी अजीबोगरीब चीज आखिर क्यों बनाना चाहते हैं? सबसे जरूरी बात है कि आप किसी प्राणी में पुरखों के गुण तब तक सक्रिय नहीं कर सकते जब तक कि सचमुच उनके पुरखे ना रहे हों। इसलिए अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो ये एवोल्यूशन की थ्योरी को पूरी तरह से सच साबित कर देगा। कहीं ऐसा ना हो कि फ्यूचर के एक फॉर्म ऐसे नजर आने लग जाए। खंजर से दांतों वाली बिल्लियां। कल्पना कीजिए, आप अपने काम से काम रखते हुए सड़क पर चले जा रहे हैं, तभी खंजर जैसे दांतों वाली कोई बड़ी सी बिल्ली अचानक आप पर झपट्टा मारती है। आपने पाया कि उसने आपके लॉन में पखाना करके उसको दफना भी दिया है। बता दें कि ये बुरा सपना आपकी उम्मीद से कहीं ज्यादा नजदीक हो सकता है। 2020 में कोपेनहेगन यूनिवर्सिटी ने होमोथेरियम लेटिडेंस या सिमिटार टूथेड कैट, जो सेबर टूथेड टाइगर का ही करीबी रिश्तेदार था, उसके पूरे जीनोम को सफलतापूर्वक सीक्वेंस किया है। डीएनए एक लाश से निकाला गया था जो कनाडा के यूकॉन क्षेत्र की पिघलती हुई परमाफ्रॉस्ट में मिली थी। लाश का ये नमूना कम से कम 47,500 साल पहले का था, जो कि इसे बहुत ही प्राचीन बनाता है। जीनोम सीक्वेंसिंग सफल होने से वैज्ञानिकों को इस टॉप प्रेडेटर के बारे में अच्छे जानने का मौका मिला। ये बिल्लियां निश्चित रूप से बहुत ही ताकतवर होती थी। एक वयस्क सिमिटार कैट का वजन 1 टन तक और लंबाई 10 फीट से ज्यादा हो सकती है, जो कि इन्हें किसी पोलर बेयर जितना बना देती है। एक बाइजान हिरण, घोड़े, ऊंट और यहाँ तक कि मेमथ और मेस्टोडॉन जैसे हाथियों के रिश्तेदारों तक को मारकर ही खा सकते थे। सेबर टूथ फैमिली की जीवाश्म 5 महाद्वीपों में पाए जा चुके हैं, जो इस घातक प्राणी की कामयाबी का सबूत है। जीवाश्म वैज्ञानिक डॉक्टर रॉस बार्नेट के अनुसार वर्तमान भूवैज्ञानिक काल 4 करोड़ सालों में ऐसा पहला मौका है जब दुनिया में सेबर टूथ की एक प्रजाति मौजूद नहीं है और उनकी कमी वाकई में बहुत खलती है। बताइए कितनी दुख की बात है। लेकिन अगर ये जीव इतने खूंखार थे तो फिर ये विलुप्त कैसे हो गए? जलवायु परिवर्तन के कारण बड़े बड़े स्तनधारियों की संख्या में गिरावट आई है, जिससे बिल्लियों की उन प्रजातियों के साथ उनकी सीधी प्रतिस्पर्धा बढ़ गई होगी जो कि छोटे शिकार पकड़ने के लिए ज्यादा अनुकूल थी। लेकिन इन बिल्लियों को विलुप्ति से वापस लाने की राह में कुछ बड़ी अड़चन है। उदाहरण के लिए सिमिटार टूथेड कैट का कोई आधुनिक करीबी रिश्तेदार नहीं है। वे आजकल की बिल्लियों से बहुत दूर से जुड़े हैं। दोनों में लगभग 2.25 करोड़ साल का फर्क है। इसके मुकाबले इंसान और गिबन आज से केवल 1.5 से 2 करोड़ साल पहले एक दूसरे से अलग हुए थे। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो आपको इन बिल्लियों की तुलना में गिबन और इंसान का हाइब्रिड बनाना ज्यादा आसान रहेगा। कोई आधुनिक रिश्तेदार न होने की वजह से इन प्राणियों को निकट भविष्य में जिंदा कर पाना संभव नहीं होगा। यानी सड़कों पर घात लगाए बैठी जानलेवा बिल्लियों से फिलहाल के लिए तो हम सुरक्षित हैं। वोली राइनो। कुत्ते बिल्लियां ठीक ठीक पेट्स होते हैं, लेकिन ऐसी बहुत सी चीजें जो कि वो नहीं कर सकते। जैसे आप ऑफिस जाने के लिए उन पर बैठ नहीं सकते या रास्ते में आने वाली कारों की धज्जियां नहीं उड़ा सकते। इसलिए मैं तो कोई प्रागैतिहासिक पेट को ही पसंद करूंगा और मेरी खुशकिस्मती से ये सपना एक दिन सच हो सकता है। ये है वोली राइनो। बालों वाले इन गैंडों की ऊंचाई 6.5 फीट और वजन 3.5 टन तक हो सकता है, जो कि 2.3 टन वजन वाले आधुनिक गैंडों के मुकाबले लगभग 1.5 है। ये दैत्य प्राणी 53 लाख से लेकर 11,700 साल पहले तक पूरे यूरोप, उत्तरी एशिया और एशिया के घास के मैदानों में विचरण करते थे। फिर जलवायु परिवर्तन ने आकर उनका किस्सा बिगाड़ दिया। बता दें कि जलवायु परिवर्तन इंसानों के चलते नहीं बल्कि आइस खत्म होने के चलते कुदरती कारणों से हुआ था। शायद उनका मोटा फर तापमान को झेल नहीं पाया या उनका पसंदीदा खुराक में कमी हो गई। इस बात की भी अच्छी संभावना है कि शायद हमारे पूर्वजों को गैंडे का गोश्त खाना पसंद रहा हो, लेकिन इसके लिए उन्हें अव्वल दर्जे का शिकारी बनना पड़ता रहा होगा। खैर जो भी हो, किसी कारणवश गैंडे पूरी तरह से खत्म हो गए। 2020 में पूर्वोत्तर रूस के याकुतिया की पिघलती हुई परमाफ्रॉस्ट में दबा एक नमूना मिला जिसके सारे अंग अब भी सही सलामत थे। नमूने की जांच करने वाले एक शोधकर्ता वालेरी प्लॉटनिकोव ने रूसी मीडिया को बताया कि जब इस गैंडे की मौत संभवतः डूबने से हुई तो इसकी उम्र 3 से 4 साल के बीच में थी। जैसा कि आप जानते हैं, जलवायु परिवर्तन से पिघलती परमाफ्रॉस्ट के ऐसे नमूने खोज को एक आम बात को बना देते हैं। साइबेरिया में अब तक मेमथ, घोड़े के बछड़े, पिल्ले, केवलाइन के शावक और भालू जैसे विलुप्त हो चुके जानवरों के अवशेष पाए जा चुके हैं। सन 2020 में 18,500 साल पुराने इस नमूने का उपयोग करते हुए वोली राइनो के जीनोम को पूरी तरह से सीक्वेंस किया गया। जीन सीक्वेंसिंग से वोली राइनो का एक डीएनए तैयार करके उसे उनके किसी जीवित रिश्तेदार के साथ प्रजनन कराकर क्लोन करने की संभावना बढ़ जाती है। तो फिर क्या भविष्य में हम वोली राइनो को देख पाएंगे? जी नहीं, हमारा
था। बुलबुला भोड़ने के लिए रूस की याकुतियन एकेडमी ऑफ साइंसेज के डॉक्टर अल्बर्ट प्रोतोपोवोव हाजिर हैं, जिनकी माने तो वुली राइनो को फिर से जिंदा कर पाना संभव नहीं होगा। क्लोनिंग के पारंपरिक तकनीकें यहाँ पर काम नहीं करेंगी, क्योंकि हाइब्रिड बनाने के लिए पर्याप्त करीबी वाला वुली राइनो का कोई आधुनिक रिश्तेदार मौजूद नहीं है। यानी सिमिटार टूथेड कैट और वुली राइनो को पेट बनाने का मेरा सपना गया पानी में। वैसे बड़ी अच्छी बात है कि ऐसे किसी प्रोजेक्ट का मैं इंचार्ज नहीं हूँ। डोडो की वापसी। आपने लोगों को अक्सर डैड इज डोडो कहते हुए सुना होगा, तो अब उस कहावत को अपनी पिछली जेब में रख लें, क्योंकि शायद वो दिन ज्यादा दूर नहीं है। डोडो हिंद महासागर के अफ्रीकी द्वीप मॉरिशस का मूल निवासी एक पक्षी था जो कि उड़ नहीं सकता था। वैज्ञानिकों का मानना है कि मॉरिशस की उत्पत्ति लगभग 80 लाख साल पहले हुई थी, जिसके कुछ ही समय के बाद डोडो के पूर्वज द्वीप पर प्रकट हुए। 16वीं शताब्दी में जब डच नाविकों ने द्वीप पर कब्जा किया तो ये प्रजाति लुप्त होने लगी और करीब 100 साल के बाद पूरी तरह से खत्म हो गई। यूरोपियंस ने इन पक्षियों का प्राकृतिक आवास नष्ट कर दिया और टापू पर बिल्ली, कुत्तों, सुअर जैसी आक्रामक प्रजातियां छोड़ दी गई, जो कि पक्षियों के उनके अंडे खा जाती थी। गलत वृतांत और काल्पनिक चित्रणों के चलते डोडो की गलत इमेज बनाई गई, जहां उन्हें सुस्त, मोटा और एकदम बुद्धू दिखाया गया, जो तो पीड़ित को ही दोष देने वाली बात होगी। भैया असलियत में डोडो काफी तेज और फुर्तीले थे और एक नाविक ने बताया कि उन्हें पकड़ पाना कठिन था। अगर आज डोडो जिंदा होता तो शायद हम उन्हें कुफ्ट्रस जैसे किसी गेम के लिए प्रशिक्षण दे रहे होते और वो दिन सचमुच आ सकता है। भले ये पक्षी 17वीं शताब्दी में खत्म हो गए, लेकिन वैज्ञानिकों को उन्हें वापस लाने की कोशिश करने से नहीं रोक पाया। 2022 में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में पारिस्थितिकी और विकासवादी जीव विज्ञान के प्रोफेसर डॉक्टर बेथ शेपीरो ने खुलासा किया कि कोपेनहेगन से प्राप्त एक नमूने की मदद से डोडो का जीनोम पूरी तरह से सीक्वेंस कर लिया गया है, जिससे पता चला है कि डोडो का सबसे करीबी रिश्तेदार है निकोबार पिजन। डोडो को वापस लाने के लिए वैज्ञानिकों को कबूतर के डीएनए में संशोधन करके डोडो का डीएनए शामिल करना होगा। हालांकि हम बहुत ज्यादा उत्साहित नहीं होते हैं। ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी के जीवाश्म विज्ञानी डॉक्टर माइकल बेंटन कहते हैं कि भले ही हम ऐसा करके जाएं, पर वो प्राणी वैसा बिल्कुल भी नहीं दिखाई देगा जैसा हम डोडो को इमेजिन करते हैं। और एक दिक्कत यह है कि वैज्ञानिक भले ही कबूतर डोडो का भ्रूण बनाने में सक्षम हो, पर उनके पास इसे प्लांट करने के लिए कोई जगह नहीं है। किसी स्तनधारी की क्लोनिंग करते वक्त भ्रूण को सर्वोगेट मां के गर्भाशय में डालकर बढ़ने के लिए छोड़ दिया जाता है। पक्षियों में गर्भाशय नहीं होता, इसलिए फिलहाल वैज्ञानिकों के पास भ्रूण का गर्भाधान कराने के लिए कोई उपाय नहीं है। शोधकर्ता इस समस्या के समाधान पर काम कर रहे हैं, पर अभी तक डोडो का कोई भी चूजा नहीं मिला है। उम्मीद करता हूं कि उन्होंने अपने काम को पूरा ही ईमानदारी से किया होगा, है ना। बुकार्डो का पुनर्जन्म। 2003 में कुछ ऐसा आश्चर्यजनक घटित हुआ कि उसके बाद कभी दोहराया नहीं गया। जी हाँ, मेरा इशारा ऑडियो स्लेव के हिट होने की तरफ नहीं है। असल में कुछ मिनटों के लिए एक विलुप्त प्रजाति को फिर से जिंदा कर दिया गया। वो जानवर था बुकार्डो, जिसे पायरेनियन आइबेक्स भी कहा जाता है। ये जंगली बकरी एक प्रजाति थी जो आमतौर पर पाइनरीज पहाड़ों में पाई जाती थी, लेकिन करीब 220 साल पहले ये आइबेक्स खत्म होने के लिए शुरू हो गए। हालांकि कोई भी निश्चित रूप से नहीं कह सकता, लेकिन शायद इसका कारण कुछ ऐसा था जिसके बारे में आपने पहले कई बार सुना होगा। हद से ज्यादा शिकार और उनके प्राकृतिक आवास को खेतों में बदल डालना। हर बार हम इंसान इन्हीं तरीकों से न जाने कितनी प्रजातियों का विनाश कर चुके हैं। 1999 में केवल एक बुकार्डो बची थी, जो सीलिया नामक एक मादा। शोधकर्ताओं ने उसको पकड़ लिया और वापस जंगल में छोड़ने से पहले उसकी एक कोशिका को ले लिया और लिक्विड नाइट्रोजन में फ्रीज कर दिया। फिर साल 2000 में बुकार्डो प्रजाति हमेशा के लिए खत्म हो गई। सीलिया गिरते हुए पेड़ के नीचे दबकर मर गई। पूरी की पूरी प्रजाति का कितना दुखद अंत हुआ। पर सीलिया कहानी अभी खत्म नहीं हुई। स्पेन के अरागोन में स्थित सेंटर फॉर एग्रो न्यूट्रिशन रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी में जोस फोल्ज के नेतृत्व वाली वैज्ञानिकों की एक टीम के पास उसके टिश्यू सैंपल से भ्रूण का क्लोन बनाने का उपाय मौजूद था। वैज्ञानिकों ने डोमेस्टिक गोट के अंडाणु का डीएनए मटेरियल निकालकर उसकी जगह मूल बुकार्डो का डीएनए डाल दिया। फिर अंडाणु को स्पेनिश आइबेक्स या गोट आइबेक्स हाइब्रिड के गर्भ में ट्रांसप्लांट कर दिया। आखिरकार एक बकरी गर्भवती हो गई और एक्सपेरिमेंट सफल रहा। दुखद रूप से जब बच्चा पैदा हुआ तो उसके फेफड़ों में कई गड़बड़ियां थीं और कुछ ही समय के बाद उसकी मौत हो गई। डीएनए को एक कोशिका से दूसरी कोशिका में ट्रांसफर करने से भ्रूण के विकास में समस्याएं हो सकती हैं, जो क्लोनिंग के दौरान एक आम बात है। कहानी के दुखद अंत के बावजूद कोई दो राय नहीं कि ये एक बड़ी उपलब्धि थी और किसी विलुप्त जानवर को फिर से जिंदा करने का इकलौता मामला है, भले ही थोड़ी देर के लिए सही। जूलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन के प्रजनन जीव विज्ञानी बिल होल्ट जैसे कुछ लोग तर्क देते हैं कि क्लोनिंग प्रजातियों के संरक्षण का कोई स्थिर तरीका नहीं है। भले ही वैज्ञानिक किसी प्राणी को विलुप्ति के वापस लाने में सफल रहे हों, लेकिन क्लोन किए गए जानवरों का जीन पूल इतना छोटा होगा कि वे हमेशा खराब स्वास्थ्य और बीमारियों से ग्रसित रहेंगे। इसके अलावा जंगलों के लगातार सिकुड़ने की वजह से इस बात की अच्छी संभावना है कि पुनर्जीवित प्रजातियां जल्दी फिर से विलुप्त हो जाएंगी। क्या वैज्ञानिकों को विलुप्त प्रजातियों को वापस लाने के बजाय लुप्त होने की कगार पर खड़ी प्रजातियों को बचाने पर ज्यादा फोकस नहीं करना चाहिए? नीचे कमेंट बॉक्स में आकर बताएं। ब्लैक फीट बिग प्रॉब्लम्स। क्या आपको बचपन में पॉप गोज द वीजल गाना याद है? तो क्या आपको अभी लगता है कि एक मासूम सा गाना है, ये जानते हुए कि आज असल में दुनिया में
मस्टेलिड्स विलुप्त हो रहे हैं। आप तो वाकई बड़े क्रूर निकले यार। ब्लैक फुटेड फेरेट किसी जमाने में अमेरिकी मैदानों में बिल बनाकर आ करते थे और ये अमेरिका के मूल निवासी इकलौती फेरेट प्रजाति है, लेकिन आज ये प्राणी केवल पहाड़ी इलाकों तक सीमित रह गए हैं। ये प्राणी एक रात्रि चरण और केवल प्रेरी डॉग्स का शिकार करने के लिए जागते हैं, या कहा जाए तो आमतौर पर ऐसा करते हैं। अफसोस कि आज खेती के लिए जमीन बनाने के लिए इनका प्राकृतिक आवास नष्ट किया जा रहा है। जी हाँ, फिर से वही घिसा बेटा कारण, जैसे कि इतना काफी ना रहा हो। आजकल सिल्वेटिक प्लेग उनकी तादाद को तेजी से कम कर रहा है। ये प्लेग ब्लैक डेथ वाला ही बैक्टीरिया है जिनके मध्य युग में लगभग 2.5 करोड़ लोगों का सफाया कर चुका है। प्लेग अविश्वसनीय रूप से घातक होता है और बिना टीकाकरण के जानवरों के मरने की दर 100% है। जाहिर है, जब प्रेरी डॉग्स की तादाद कम होगी तो भूखे फेरेट्स की तादाद बढ़ेगी। ब्लैक फुटेड फेरेट की आबादी इतनी कम हो गई कि 1979 में इन्हें आधिकारिक तौर पर जंगलों में विलुप्त घोषित कर दिया गया। प्रजातियों को बुरी तरह से विलुप्ति से बचाने के लिए संरक्षणवादियों ने प्रजनन के लिए 18 फेरेट्स को पकड़ लिया, जिनमें विला नाम की एक खास मादा भी थी, जिसकी बात अभी हमने आगे की। उन 18 फेरेट्स में से सिर्फ 7 बच्चे ही बचे हुए हैं। इन 7 को जंगल में छोड़ दिया गया और आगे चलकर इनकी तादाद 300 से ज्यादा हो गई। परिणाम स्वरूप इन फेरेट्स का जीन पूल बहुत ही छोटा है और जानवर आनुवांशिक बहाव का शिकार हैं। ये तब होता है जब जानवरों में इतना करीबी रिश्ता होता है कि वे स्वस्थ संतान पैदा नहीं कर पाते। इस समस्या से निपटने के लिए वैज्ञानिकों ने क्लोनिंग का सहारा लिया। विला मीटीथ से वायोमिंग में रहने वाली एक मां थी। कैट में कभी उसका प्रजनन नहीं किया गया और 1999 में उसकी मौत हो गई, ये जानते हुए कि उसका डीएनए बहुत ही कमाल का है। वैज्ञानिकों ने उसके एक टिश्यू स्पेसिमेन को फ्रोजन जू में संरक्षित करने के लिए भेज दिया। जी नहीं, ये वो जगह नहीं जहां पर बैटमैन ने कभी मिस्टर फ्रीज से युद्ध किया था। ये सैन डिएगो में स्थित एक स्टोरेज फैसिलिटी है जहां खतरे में पड़ी प्रजातियों की 10,000 से भी ज्यादा जीवित कोशिकाएं ऊसाउट शुक्राणु और भ्रूण बर्फ में सुरक्षित रखे हुए हैं। दिसंबर 2020 में बायोटेक कंपनी रिवाइव एंड रिस्टोर ने विला की कोशिकाओं से क्लोन तैयार किया, जिसे एलिजाबेथ इनका नाम दिया गया। तो बिल्कुल अपनी मां पे गई है ना। कंपनी को उम्मीद थी कि एलिजाबेथ इन फेरेट जीन्स को फिर से सशक्त बनाएगी, लेकिन एली को ओवेरियो हिस्टेरेक्टोमी की जरूरत पड़ी, जिसमें उनके गर्भाशय और अंडाशय को सर्जरी से हटा दिया गया। सो वो अब कभी प्रजनन नहीं कर सकती। लेकिन अच्छी बात यह है कि रिवाइव एंड रिस्टोर वाले विला की कोशिकाओं से और भी फेरेट्स पैदा करने की फिराक में लगे रहते हैं। लगता है कि लोग इस प्रजाति को विलुप्ति से वापस लाकर ही मानेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इनमें से किसी एक जानवर को वापस लाने के लिए चुन सकते तो किसको चुनते? नीचे कमेंट बॉक्स में आकर हमें जरूर बताएं। और हाँ, देखने के लिए शुक्रिया।